स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। आत्मनिर्भर अभियान पर आधारित हमारे इस कार्यक्रम में हम आपको देते हैं खेती किसानी से जुड़ी हुई नवीनतम जानकारियां। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की। कृषि के क्षेत्र में कायाकल्प के उद्देश्य से और किसानों के जीवन को और बेहतर करने के लिए सरकार की तरफ से कई तरह के कदम उठाए जा रहे हैं और उन्हीं में से एक है नए कृषि कानून। इन नए कृषि कानून को लेकर क्या कहना है पूर्व राज्य मंत्री एवं वर्तमान में राजस्थान के पाली से सांसद श्री पीपी चौधरी का। आइए जानते हैं क्या कहना है उनका। दूरदर्शन किसान से मुलाकात के दौरान कौन कौन सी विशेष बातें उन्होंने कही, आइए जानते हैं। सर, ये जो कानून है कृषि से जुड़े हुए, इससे सर किसानों को कितना फ़ायदा हो सकता है? देखिए, ऐसा है कि इस तीनों विधेयक जो लोकसभा में राज्यसभा में पारित हुए हैं और प्रधानमंत्री जी ने ये बहुत बड़ी पहल की है, इसके लिए पहले हमें पृष्ठभूमि में जाना जरूरी है। ये ज़रूरत तीनों विधेयक की क्यों पड़ी? देश आज़ाद हुए 70 साल हो गए, लेकिन जहाँ इंडस्ट्री का सेक्टर है और एक तरफ कृषि क्षेत्र है, जहाँ इंडस्ट्री का है उसमें 1991 में बहुत बड़े रिफॉर्म्स हुए और लगातार रिफॉर्म हो गए। एक इंडस्ट्री जो है हमारा एक ऑर्गेनाइज सेक्टर हो गया, लेकिन 70 साल हो गए देश आज़ाद हुए। कृषि क्षेत्र एक ऐसा है, वो एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। जब सेक्टर कोई अनऑर्गेनाइज होता है तो उसमें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है, वो उस सेक्टर में नहीं आता है, क्योंकि वो सेक्टर काफ़ी रेगुलेटेड होता है। तो उसमें रेगुलेशन होने की वजह से, और अगर कोई कानून वहाँ नहीं बना हुआ उस सेक्टर में जो कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आ सकता है, तो कानून नहीं होने की वजह से हर एक जो है अपना पैसा लगाता नहीं है और उसका मोटा मोटा नुकसान जो है, बहुत बड़ा नुकसान जो है देश की अर्थव्यवस्था को हुआ। क्योंकि 70% लोग जो हैं हमारे अभी गांव में निवास करते हैं और उसमें से 90% किसान हैं, तो 10% जो लोग हैं वो किसानी से जुड़े हुए हैं। तो भारत की अर्थव्यवस्था को कृषि रिफॉर्म नहीं होने की वजह से बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि जैसे 70 साल में अगर आप देखें तो कृषि के क्षेत्र में किसान जो हैं, जितना उसकी स्किल हैं, जितना उसके पास पैसा है, जितने उसके पास में स्रोत हैं, चाहे ट्रैक्टर का हो चाहे कुछ भी हो, तो उससे अपना काम चलाता है। और भारत की कृषि जोत जो है वो किसानों की अगर हम देखें एवरेज, तो 2 हेक्टर जो हैं वो 2 हेक्टर के होल्ड करने वाले करीब 86% लोग हैं। तो आप देखिए, इतनी जोत कम हो तो उनके पास संसाधन जो हैं, हर आदमी जो हैं जो खेती में उपयोग होते हैं उसको ले नहीं सकता। अगर किराए पे लेगा या कहीं और कुछ करेगा तो उसको बहुत महंगा पड़ेगा। एक कहने का मतलब ये है कि एक मैनेजमेंट जो है, एक स्किल है, एक कंसल्टेंसी है, इनपुट हैं, वो सारा किसान जो है वो भुगत रहा था। उसका नेट जो नुकसान हुआ है वो किसानों को हुआ है, और किसानों को नुकसान के साथ साथ कंज्यूमर को भी हुआ। किसानों को भाव कम मिला, कंज्यूमर को बहुत ज़्यादा रेट से मिल रहा है। तो एक अव्यवस्था सी थी। तो पहली बार हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये काम जो है, उनकी दूरदृष्टि, उनका विजन, क्योंकि उन्होंने बहुत पहले ये बात कही है कि किसानों की आय दुगनी कैसे की जाए, उसके लिए सभी उपाय किए जाएंगे। तो ये किसानों की आय दुगनी करने के लिए बहुत बड़ा उपाय है। विजन जो था प्रधानमंत्री मोदी जी का, उसमें पिछले 6 वर्षों में हम देखें तो चाहे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की बात हो, चाहे सोइल हेल्थ कार्ड की बात हो, चाहे हर खेत को पानी पहुंचाने के लिए प्लानिंग हो, ये सारी की सारी बातें जो हैं किसान की आमदनी दुगुनी करने के लिए है। तो हम ये देखते हैं कि अब पूरी कृषि क्षेत्र को हमें इसको समझने के लिए और भी अच्छी तरह से समझने के लिए हमें पूरे कृषि क्षेत्र को 2 भागों में बांटना पड़ेगा। एक भाग तो होता प्री हार्वेस्टिंग, दूसरा भाग होता पोस्ट हार्वेस्टिंग। तो प्री हार्वेस्टिंग हम उसको कहेंगे कि किसान जो हैं फसल बोने से और फसल लेने के तक की स्टेज को प्री हार्वेस्टिंग कहेंगे। और जब फसल ले लेता है
उसके बाद की स्थिति को हम पोस्ट हार्वेस्टिंग कहेंगे। हम अगर ये सोचते हो कि सिर्फ प्री हार्वेस्टिंग में किसान को अगर उसके बीज से, खाद से, उसकी सिंचाई से ही काम चल जाएगा, ऐसा नहीं है। जब तक आपका प्री हार्वेस्टिंग और पोस्ट हार्वेस्टिंग का सामंजस्य नहीं होगा और किसी एक सेक्टर में, चाहे प्री हार्वेस्टिंग का हो चाहे पोस्ट हार्वेस्टिंग का हो, अगर किसी में भी एक में भी बोटल नेक हुआ तो उसमें किसान को नुकसान होगा, कंज्यूमर को नुकसान होगा और देश की कृषि क्षेत्र को और अर्थव्यवस्था को नुकसान होगा। तो इसीलिए प्री हार्वेस्टिंग और पोस्ट हार्वेस्टिंग में सामंजस्य होना बहुत ज़रूरी है। तो ये तीनों विधेयक जो हैं, ये तीनों कानून जो हैं, इन बातों को खरा उतरते हैं और पूरा करते हैं। खुद ने किसानी की हुई, खेती की हुई, बैलों से अपने हल चला करके खेती की हुई है। स्कूल तो हम कभी कभी जाते थे, पहले खेती का काम करते थे। जब खेती का काम पूरा हो जाता था, अपना सब पूरी फसल वसल लेते थे, तब स्कूल में जब समय होता तब जाते थे। तो मुझे इस बात का पता है, इस बात का ज्ञान है कि हमारे लिए सबसे मुसीबत का काम जो था वो था उस समय खेती के वक्त, बुआई के वक्त पैसों की। अब या तो आप बड़े साहूकार से बहुत बड़े ब्याज में पैसे लेके आओ, वो अगर मान लो बहुत ज़्यादा ब्याज पड़ता है तो आप क्या करेंगे, फिर उसमें या तो खेत छोड़ देंगे या उसमें बीज सही नहीं लेंगे, पैसों की वजह से कि बीज सही नहीं है, खाद नहीं डाल पाएंगे, आप उसकी जुताई खड़ाई अच्छी तरह से नहीं कर पाएंगे, खेत को अच्छी तरह से तैयार नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए जो हम कहते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जिसको हम बोलते हैं, जो कि एग्रीमेंट कर करके किसी से ये फार्मिंग का इसका है, तो उसमें ऐसा नहीं कि पहले नहीं होता था, पहले ज़बानी होता था, लेकिन उसकी कोई सैंक्टिटी नहीं थी। उसमें जो जवानी होता था उसमें कोई एक्सपर्ट नहीं थे वो लोग जो आकर के करें, और ना ही कंपटीशन था। अब आपके खेती करने के लिए खेती में लोग आएंगे, बाहर की प्राइवेट कंपनीज आएगी, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आएगा, वो कहेगा कि आपको किस बात की ज़रूरत है, आप किसान हैं, आपके पास में आप खेत में काम कर सकते हैं, लेकिन आपको पास पैसा नहीं है। तो वो कह देंगे पैसा हम लगाते हैं। लेकिन उसके बाद में एक दुविधा किसान को और आती थी, वो आती थी कि उसको ये पता नहीं कि मेरा पैसा लगाने के बाद में भी, मैंने कहीं से सेठ साहूकार से उधार लेने के बाद में भी, अगर सारे किसानों ने एक सरी की क्रॉप बो दी तो उसका प्रोडक्शन बम्पर हो जाएगा। किसी क्रॉप का प्रोडक्शन, किसी फसल का कम हुआ, किसी का बहुत ज़्यादा होगा। तो उसमें क्या होगा कि ये इस तरह की स्थिति से क्या होगा कि किसान जो सोचता है और उसका इनपुट, जैसे मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, कोई फसल बोने के लिए जैसे मूंग बोया, और मूंग में उसको अगर मान लो उसकी लागत जो है 4,000 रुपये आई और 2,000 रुपये की उसकी जब फसल आती है तब 2,000 रुपये हो जाए, 3,000 रुपये हो जाए, तो उसका तो नेट घाटा हो गया, बर्बाद हो गया किसान। तो उसके लिए ये सुरक्षा उसको कैसे मिले, किसान को ये एहसास कैसे कराया जाए कि आप चिंता नहीं करो, आपकी जो मूंग की फसल हैं हम आपकी 8,000 रुपये में उठा लेंगे। 8,000 रुपये का हम करार करते हैं आपसे, हम एग्रीमेंट करते हैं, हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और वो इन्वेस्टर आएगा और कह देगा मैं 8,000 रुपये में आप ले लूँगा, आपको कितना खर्चा चाहिए। वो कहेगा मुझे ऐसा मूंग का बीज चाहिए, मेरी जुताई के लिए मुझे चाहिए, मुझे ट्रैक्टर चाहिए, अगर ट्रैक्टर नहीं है तो उसके लिए और भी जो खाद वगैरह जो हैं, जो इनपुट लगता है वो चाहिए। और अगर कोई किसान घर में एक ही है तो वो कहता है कि मुझे तो सर्विस भी चाहिए आदमियों की। तो एग्रीमेंट जो है वो बहुत भिन्न भिन्न तरह के हो सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं एक तरह का हो। कोई बीज का एग्रीमेंट हो सकता है, करार हो सकता है, उसके बाद में बीज का नहीं तो कोई कहता है मुझे जुताई वगैरह का जो खेत तैयार करने का उसका एग्रीमेंट हो सकता है, उसके बाद में उसके जो इनपुट पैसे देने का जो है फाइनेंस करने का वो हो सकता है। और उसके साथ साथ जब ये एग्रीमेंट होंगे, जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आएगा, निजी निवेश आएगा, तो उस निजी निवेश में उसके लोग जो होंगे एक्सपर्ट होंगे उस कंपनी के। तो वो एक तो मैनेजरल, जो किसान के पास में हमारे सबसे बड़ी कमी है कि वो मैनेज नहीं कर पाता, मैनेजरल कैपेबिलिटी जो होती है, जो एक कंपनी को मैनेज करते हैं उसका से मैनेज नहीं होती, तो उसको मैनेजरल उसको जो हैं वो सेवा मिल जाएगी फ्री। उसके बाद में उसके कृषि विशेषज्ञ होंगे उस कंपनी के, वो आकर के खेत में देखेंगे और किसान की सहायता करेंगे कि भाई आपको किस तरह में किस समय क्या करना है, तो उसको वो मिल जाएगा। तो कहने का मतलब है मैनेजरल हो, चाहे टेक्नोलॉजी से हो, चाहे कंसल्टेंसी से हो, कोई भी
जब तक फसल नहीं आती तब तक वो उसको देंगे, क्योंकि वो कंपनी भी चाहिएगी, इन्वेस्टमेंट करने वाली कंपनी भी चाहिएगी, किसान का प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। जो अगर किसान का प्रोडक्शन ज़्यादा अगर होगा, दो चीज़ अगर होती हैं, किसान का प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है और किसान को अगर उसके भाव में उसके अनाज जो पैदा करेगा उसके अगर उसको सुरक्षा मिल जाती है तो उसको ये श्योर हो जाता है कि भाई कि मैं जो है अभी ये पैसा जो लग रहा है मेरा प्रोडक्शन भी बढ़ेगा और इनपुट भी सही मिलेगा और प्रोडक्शन बढ़ने के बाद मुझे रेट भी सही मिलेगी। तो ये अपने आप में जो संविदा का जो कॉन्ट्रैक्ट खेती में ये बहुत बड़ा किसान को एक बुश मिलेगा, एक बहुत बड़ा उसको उसकी वो सशक्त बनेगा, वो मजबूत बनेगा और कृषि क्षेत्र में बहुत अमूल चूल परिवर्तन, जिसको कह रहे हैं कि हम कह सकते हैं कि ये भी कानून जो है एक गेम चेंजर होगा। प्रोडक्शन ज़्यादा होगा और प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो जो हम चाहते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा रोज़गार खुल जाएगा। जो अभी किसान जो हैं एक ये माना जा रहा है कि कृषि फायदे का सौदा नहीं है, एक मजबूरी है, क्योंकि गांव में रहते हैं, कहीं जाकर के सारे लोग तो पलायन करके शहर में जा नहीं सकते। तो जो पलायन हुआ है वो इसी वजह से हुआ क्योंकि कृषि की क्षेत्र की तरफ हमने ध्यान बिल्कुल नहीं दिया। महात्मा गांधी के विजन को प्रधानमंत्री मोदी आगे बढ़ा रहे हैं। महात्मा गांधी ने कहा था कि 70% जो हमारे जो भारत की आत्मा जो है वो गाँव में रहती है। तो जब भारत की आत्मा रहती है गाँव में, तो हम आत्मा की तरफ अगर ध्यान नहीं देंगे तो देश को आर्थिक दृष्टि से नुकसान होगा, किसानों का होगा, बेरोजगारी बढ़ेगी। अब जो है कृषि क्षेत्र में रोजगार जो है अपार रोजगार है, करोड़ों का, जितना हम इंडस्ट्री में रोजगार नहीं दे सकते उसमें कृषि क्षेत्र में है। तो इसीलिए कृषि क्षेत्र की तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो उनका विजन है कि किसानों की आय दुगनी होनी, मेरा मानना है दुगनी नहीं उससे भी ज़्यादा होगी। जो छोटे किसान हैं वो अपने घर से जो मंडी है एपीएमसी जो एक्ट के तहत जो भी मंडियां हैं उसमें बेचने में तो वो सर सामर्थ्य नहीं है, तो दूसरे राज्य में कैसे जाकर के बेच सकता है? ये जो विधेयक हैं इसमें किसान को स्वतंत्रता दी गई है, किसान फ्री है, वो मंडी में बेचें। किसान का अब जो अनाज जो है उसका उपज जो है वो 3 सोर्स हैं खुले उसके पास। एक तो है एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एमएसपी थी, एमएसपी हैं और एमएसपी रहेगी। इसमें किसी को कोई भ्रम डालने की कोशिश कर रहा तो वो गलत कर रहा है। कोशिश की गई लेकिन किसान समझ गया, किसान को समझ में आ गई, पूरे देश को किसान को समझ में आ गई कि एमएसपी है, थी, एमएसपी है और एमएसपी रहेगी। तो एमएसपी के जरिए जाएगा। उससे जो है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो अपना बफर स्टॉक करेगा, जो कि अभी हमने देख लिया भारत एक ऐसा देश है जिसमें इतना फूड ग्रेन जो है करोड़ों लोगों को, लगभग देख लो 80 करोड़ लोगों को, उसमें 6 महीने का 5 किलो चावल या 5 किलो गेहूँ और उसके बाद में 1 किलो दाल, 6 महीने तक 1,76,000 करोड़ का जो एक पैकेज दिया प्रधानमंत्री ने और बढ़ाया आगे। तो वो जो है 6 महीने तक एक बफर स्टॉक नहीं होता गवर्नमेंट के पास में, तो कहाँ से आता? तो इसीलिए किसान की उपज बेचने के लिए एक तो एमएसपी के बाद में अगर बाद में आपके पास बचता है तो उसमें आप मंडी में भी ले जा सकते हैं। और मंडी में अगर नहीं ले जाना चाहें, आपके डोर स्टेप पे, घर पे या आपके फार्म पे या आपके गोदाउन पे, आपके स्टोरेज पे आकर करके अगर कोई ख़रीदता है तो वहाँ पर भी बेच सकता है। तो सोर्स ऑफ जो सेलिंग जो हैं, विक्रय करने की है, बेचने के हैं, वो रास्ते ज़्यादा खुल गए, आपके बाइट पे ज़्यादा आ गए। तो अब मैं जब मंडी सिस्टम की जब आप बात कर रहे हैं तो मंडी का मैं ये बात कर रहा हूँ कि मंडी सिस्टम कहाँ से आया। एक 1938 में एक इस मंडी का एपीएमसी का मॉडल बना। जो 1938 में जो एपीएमसी का मॉडल बना वो अभी चल रहा है। तो इस कानून में जो सबसे बड़ी बात जो है वो किसानों के जो नुकसानदायक बात जो है वो है कि इसमें जैसे पंजाब में देखो आप 8.5% जो है वो टैक्स लगता है किसान के ऊपर। अब आप देखो 8.5% तो कई बार किसान की इनकम होती है जो उसी में टैक्स में चली जाए, और वो बिचौलिया, और फिर व्यापारी के बाद में बिकने के बाद में व्यापारी को जाता है, व्यापारी के बाद में और आगे बड़े व्यापारी को जाता, और आगे जा कर के फिर ट्रेडर्स के पास आता, फिर कंज्यूमर के पास आता। तो कितना जो है बीच में जो स्टेप्स हैं बिचौलियों के, उसमें किसान को भी सही रेट नहीं मिलती और कंज्यूमर को भी नहीं मिलता। तो उससे क्या है कि अब जो है अगर मंडी में अगर आप ले जाएंगे तो मंडी की डिस्टेंस कितनी होती है कि 25 से 30 किलोमीटर मंडियाँ दूर हैं।
एक तो उसको ट्रांसपोर्टेशन का। तो छोटा किसान जो है जिसके पास 2 हेक्टर हैं या जिसके पास 0.86 हेक्टर है या 1 हेक्टर ज़मीन है, वो अपनी फसल के पास, उसके पास में ना तो उसके पास में किसान जो यूज़ करता है ट्रैक्टर हैं या और इम्प्लीमेंट्स हैं वो नहीं है। वो कैसे ले जाएगा? वो ले जा नहीं सकता मंडी में, और वहाँ पर उस डिस्टेंस में ले जाएगा तो उसकी कॉस्टिंग भी ज़्यादा आएगी। अगर वो या तो सारे किसानों से कहें भी आप आकर के मिलो, हम साथ लेकर के, हमारे 4-4 बोरी अनाज हैं तो हम 100 बोरी करके 25 किसानों को साथ करें, वो बड़ा संभव होना बड़ा मुश्किल है। अगर वो एक ले जाएगा तो उसका खर्चा ज़्यादा पड़ेगा। तो उस किसान को कोई कुछ मिलता नहीं था, 2 हेक्टर वाले 1 हेक्टर वाले किसान को। तो छोटा किसान जो है वो सबसे ज़्यादा परेशान था, और उसमें जाने के बाद में मंडी में भी जो लाइन कतार लगती थी, आपके लंबी कतार की वजह से आपको 4 या 5 दिन में नंबर आता था, तो आपकी जो मैन पावर जो है, आपकी जो हाजिरी है वो बेकार जाती थी। और वहाँ पर भी मंडी में भी फिर क्या होता है, मंडी में भी आपकी जो है लिमिटेड बायर्स थी, बेचने वाले ज़्यादा, खरीदने वाले कम। जब सिचुएशन बेचने वाले ज़्यादा हों और ख़रीदने वाले कम हों, तो सबसे ज़्यादा इसमें तकलीफ़ ये आती है कि भाव जो हैं वो गिर जाते हैं। जब आपकी फसल आती है तो भाव गिर जाते हैं, क्योंकि बेचने वाले तो ज़्यादा होते हैं, ख़रीदने वाले कम होते हैं, और उसमें जो है बोली लगती है। अब आप देखिए कि बोली किसका लगता है। हमारे गांव में कहते हैं कि अगर आपके सामान की बोली लगती है, आपकी किसी माल की बोली लगती है, तो मुझे बताइए किसी फैक्ट्री में जो कार बनती है, बाज़ार में कोई सामान जितना भी मिलता है जो फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर होता है, फैक्ट्री में जो मैन्युफैक्चर होता है उसमें किसी पे बोली नहीं लगती। खड़े होकर के बाज़ार में कहते हैं भाई कितने बेचे, तो एक पारदर्शिता जो है उसमें बिल्कुल नहीं रहती। अगर मंडी में, किसी छोटी मंडी में अगर 4 आड़ती या 10 बिचौलिए काम कर रहे हैं, वो 10 जने मिल कर करके वो सोच लेते हैं, चाहे सब्जी मंडी हो और चाहे अनाज मंडी हो, वो 10 जने सोच करके ये सोच लेते हैं कि आज हमें इसका भाव क्या रखना है। तो उसमें सोच कर करके उसमें किसान को कुछ पता नहीं चलता, और वो अपना मैक्सिमम जितना किसान को नहीं मिलता उसे कई गुना ज़्यादा सिर्फ बिचौलियों को मिल जाता था प्रॉफिट। तो उसमें वो अपना सोच लेते हैं हमें प्रॉफिट, हमें किस रेट से ख़रीदना है। तो एक तो पारदर्शिता बिल्कुल नहीं, खरीदने वालों की संख्या बहुत कम, वो सिर्फ लाइसेंस होल्डर ही उस मंडी में हो सकते थे, दूसरा नहीं हो सकता था। तो अब आप देखिए कि किसान की हालत क्या होती। तो किसान को उसके चुंगल से निकालने का काम अगर किसी ने किया है तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। अब आप मुझे बताइए, मोदी जी ये चाहते हैं कि किसान के खरीदने वाले जो हैं वो ज़्यादा हों। मोदी जी ये चाहते हैं कि किसान का जो है टैक्स 8.5% मंडी का लगे, वो किसान का मंडी का टैक्स नहीं लगे और फ्री में बिना टैक्स लगे उसका बाहर माल जो है उससे भी ज़्यादा अगर उसको कीमत मिलती है अपने अनाज की, तो उसमें क्या तकलीफ़ है विपक्ष को या किसी को, लोगों को जो किसानों को गुमराह कर रहे हैं। अगर किसान को ज़्यादा मिलता है तो उनको तो खुश होना चाहिए। तो अगर ख़रीदार जहाँ पर आपके 10 हैं और 10 की जगह अगर 1000 ख़रीदार पैदा होते हैं और लाइसेंस होल्डर होते हैं, तो उसमें जो है किसी भी, आप देख लीजिए कि एक आप कोई चीज़ बेचते हैं उसमें ख़रीदार एक तो आपके 2 जने हैं और एक 20 जने ख़रीदार आए, तो आपको कीमत अच्छी मिल सकती है। और अगर 2 जने ख़रीदार ही होंगे तो उसमें वो कार्टेल कर लेंगे, दोनों मिल जाएंगे, भाई तुम ये माल खरीद लो इतने कम पैसे में, दूसरा अपन देखेंगे, दोनों मिल कर करके अपन भाव लगाएंगे, अपन को पता है कितने में लगाना। तो उसको नुकसान किसको होता था? किसान को। फ़ायदा किसको होता था? बिचौलियों को। तीनों विधेयक को एक साथ पढ़ा जाना चाहिए। अगर आप एक विधेयक लेके आते हैं सिर्फ APMC का ही, तो भी किसानों को बहुत बड़ा फ़ायदा नहीं होता। इसीलिए जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का, उससे प्रोडक्शन बढ़ने का और इनपुट का, जैसे ये विधेयक जो हैं इसमें आपके बायर ज़्यादा बढ़ने का, और तीसरा विधेयक है एसेंशियल कमोडिटी। तो इनको तीनों को साथ जब आप, इसीलिए तीनों साथ आए, इसीलिए रिफॉर्म जो हैं अगर एक एक करके करते तो भी उसका इम्पैक्ट जो है वो ज़्यादा नहीं आता। तो प्रधानमंत्री मोदी जी का ये सोच है कि जब तक किसान की उपज, चाहे सब्जी हो चाहे अनाज हो, उसमें खरीदने वालों में कंपटीशन नहीं होगा, तब तक किसान को फ़ायदा नहीं होगा। तो अभी ये जो एक्ट दोनों लेके आए, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का करार का और दूसरा अपने जो फ्री ट्रेड का। अब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से क्या है कि आपका प्रोडक्शन बहुत बढ़ जाएगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, और प्रोडक्शन बढ़ेगा और उसके साथ साथ भाव भी तब बढ़ेंगे जब आपके जो हैं बॉटल नेक जो हैं, अगर पहले से अगर मान लो जैसे 8 लेन का हाईवे है,
जैसे प्री हार्वेस्टिंग और पोस्ट हार्वेस्टिंग दोनों महत्वपूर्ण है। तो प्री हार्वेस्टिंग में आपका प्रोडक्शन बहुत बड़ा और आकर के संकरा आ गया, तो उसका नुकसान किसको होगा? किसानों को। उसका नुकसान किसानों को होगा और माल का वेस्टेज होगा। 1 लाख करोड़ रुपया लगभग प्रति वर्ष पेरिसेबल आइटम नेस्ट होते हैं, 1 लाख करोड़ रुपए की। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो 5 साल में 5 लाख करोड़ तो वो बचत हो जाएगी जो कि बॉटल नेक की वजह से नष्ट होता है। दूसरा, जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है, जो ये आवश्यक वस्तु कानून जो है, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 में बना। जब बना तो उसका एक औचित्य हमें समझ में आता है। देश में हरित क्रांति वगैरह नहीं हुई थी, स्कैरसिटी थी। हालांकि पॉपुलेशन भली हमारे 40 करोड़ थी, लेकिन देश में जो अनाज पैदा होता है वो 40 करोड़ को भी फीड करने के लिए काफ़ी नहीं था। अब 10 गुना बढ़ गया, प्रोडक्शन 10 गुना बढ़ गया। पॉपुलेशन हमारे कोई 400 करोड़ नहीं है, लेकिन 10 गुना बढ़ गया। पॉपुलेशन 130 करोड़ है, तो 10 गुना बढ़ गया, तो हमारे पास में आज अनाज सरप्लस है। तो रेगुलेशन, जब हमें रेगुलेशन उसमें नियंत्रण उसमें किया गया 1955 में, कि क्योंकि हमारे पास में अनाज की कमी थी, बाहर से इंपोर्ट करते थे। तो जब अनाज इंपोर्ट करते थे तो यहाँ के लोग क्या करते थे? जमाखोरी और कालाबाजारी करते थे। तो जमाखोरी और कालाबाजारी को रोकने के लिए ये 1955 का एसेंशियल कमोडिटी एक्ट जो है, ये एक्ट लेकर आए कि मैं अगर प्रोडक्शन खरीद करके उपज खरीद करके मैं स्टोर नहीं कर सकता तो मैं क्यों खरीदूंगा? तो वापस जो है, अगर तो किसानों का माल नहीं बिकेगा, उनके वहाँ बेकार पड़ा रहेगा, इतना ही बिकेगा जितना कंजम्पशन हो रहा है। तो उसका क्या है कि जैसे मान लो पानी, जैसे मान लो कहीं जा रहा है, आगे जा करके आपने एक 10 इंच का पाइप और आगे जाकर 2 इंच का कर दिया तो वापस धक्का लगेगा। तो इसी तरह से जब तक खुला 10 इंच का पूरा आप 10 इंच का नहीं करोगे तो तब तक जो है आपको किसान को सही रेट नहीं मिलेगी। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एसेंशियल कमोडिटीज़ में जो रेगुलेशन था कि ये एसेंशियल कमोडिटीज़ जो हैं आप स्टोरेज नहीं कर सकते, इससे ज़्यादा स्टोरेज नहीं कर सकते। तो जब तक आप उसको खुला नहीं करोगे तब आपका इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा। जब आपका किसानों से खरीद करके उसको कोई स्टोर कर सकता है और स्टॉक लिमिट नहीं है, तब तो वो खरीदेगा और स्टॉक करेगा। और नहीं, अगर स्टॉक लिमिट है तो नहीं खरीदेगा, तो किसान का माल नहीं बिकेगा, प्रोडक्शन होने के बाद भी नहीं बिकेगा। तो प्रोडक्शन अगर हुआ, खूब बम्पर हुआ करार कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से, किसान ने मार्केट में, खुले मार्केट में बेचा, APMC वगैरह में नहीं बेच करके हर तरह से बेचा, तो उसको 25 से 30% तो एक बार खुले मार्केट की वजह से उसको भाव में फ़र्क पड़ जाएगा। डबल भाव का फ़र्क, दुगुना भाव फ़र्क कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से। और फिर बाद में जब आपका खुला होगा तो उसमें क्या होगा कि कंज्यूमर के पास में वो इमीडिएटली जो है वो माल पहुंचेगा, तो कंज्यूमर को भी फ़ायदा होगा। एक मन में संशय है कि जमाखोरी बढ़ जाएगी, कालाबाजारी होगी। जब प्रोडक्शन इतना वो रख करके क्या करेगा? उसके बाद में अगर उसमें भी रखा है कि अगर किसी का पेरिसेबल आइटम का 100% भाव बढ़ गया हो और नॉन पेरिसेबल आइटम जैसे सब्जियां वगैरह पेरिसेबल है, तो इसमें फल वगैरह हैं, इसके भाव 100% बढ़ गए हों और जो अनाज वगैरह के 50% बढ़ जाएँ, उसमें 5 साल का एवरेज और 12 महीना का एवरेज लेकर के जो भी कम हो उस हिसाब से जो है लेकर के गवर्नमेंट निर्णय ले सकती हैं, उसमें स्टॉक लिमिट कर सकती है। तो सिर्फ एक कंडीशन जो लगाई वो जनहित में लगाई, जनता के हित में लगाई, कंज्यूमर के हित में लगाई। तो दोनों को बैलेंस किया गया है, किसानों के हित को भी और कंज्यूमर के हित को भी। तो जब तक एग्री सेक्टर में, कृषि क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा तब तक किसानों को फ़ायदा नहीं होगा। तो आज के कार्यक्रम में हमने बात की नए कृषि कानून के बारे में और विस्तार से जानने की कोशिश की कि इससे किस तरह से तस्वीर बदल सकती है। इसी के साथ ही आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नए अंक में फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।